हेलो नमस्कार। मैं आयुष रंजन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप समस्त अभ्यर्थियों का आधुनिक भारतीय इतिहास के एक नए सत्र में। जैसा कि हम पुराने सत्रों से कोशिश ये कर रहे हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रश्न आपके साथ साझा किए जाएं, डिस्कस किए जाएं, ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में जो है वो इसका लाभ मिल सके। ठीक है जी। तो उसी एवज में एक नया प्रयास। तो आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं, और हर बार की तरह आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि पूरे सत्र के दौरान जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स हों वो फैक्ट्स आप जो है वो अपने साथ लिखते हुए चलें। ठीक है जी। तो चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब आरंभ हुई? कहां पर? भारत में। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और बहुत लंबे समय तक उनकी स्थिति यह थी कि वो भारत में किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना नहीं कर रही थी, है ना। उनका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था। वो स्पष्ट यह था कि यहाँ से कच्चे मालों को ब्रिटेन ले जाना, वहां पर उसका विनिर्माण करना और फिर यहाँ पर आके भारतीय बाजार में उसको बेचना। ठीक है। तो एक तो उन्होंने उद्योग की स्थापना शुरुआती दौर में की नहीं, और दूसरी तरफ जो परंपरागत उद्योग चले आ रहे थे उसको भी एक तरीके से विनाश करने का कार्य किया, अलग अलग प्रकार के कर लगाकर, निर्यात करों को बढ़ाकर, जिससे नए उद्योगों की स्थिति तो बन नहीं पाई और जो पुराने उद्योग थे उनका भी विनाश हो गया। बहरहाल लंबे दौर से अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यह मांग हो रही थी कि भारत में भी बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की जाए, और इस एवज में, है ना, जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी स्थिति की शुरुआत की जाती है 1850 से, यानी कि 1850 से जो है वो आधुनिक उद्योगों की स्थिति भारत में होती है। इससे पहले की स्थिति मैंने आपको बता रखा है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट नहीं हो रही थी, भारत में उद्योगों की स्थापना नहीं की जा रही थी, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अंग्रेजों का यह मत था कि यहां से कच्चे माल को ले जाइए और वहां ब्रिटेन में उसका मैन्युफैक्चर करके और वापस मैन्युफैक्चर गुड्स को, विनिर्मित वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाकर बेचिए और दोहरा मुनाफा कमाइए। ठीक है जी। तो 1850 जो है वो इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? और टिप्पणी करते हुए यह कहा कि इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकरों की हाड़ियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? भारतीय बुनकरों की। ठीक है। तो एक समय था जब भारत के कपड़ा उद्योग और भारत के कपड़ों की मांग पूरे विश्व बाजार में हुआ करती थी। आप अगर आधुनिक काल से पहले जाएं, मध्यकालीन काल, है ना, तो कहीं ना कहीं उस समय तक जो भारतीय हैंडक्राफ्टेड वस्तुएं थी, हाथ से विनिर्मित वस्तुएं थी, उसका पूरे वैश्विक बाजार में मांग अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जैसा अभी अभी मैंने स्पष्ट किया कि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो परंपरागत ऐसे व्यवसाय चल रहे थे जिनमें बुनकर, मतलब हाथों से बुनने वाली चीजें भी शामिल थी, उसके भी विनाश का एक तरीके से पूरा का पूरा पृष्ठभूमि तैयार किया। पृष्ठभूमि तैयार कैसे किया? तो यहां से जो कपड़े बाहर जाते थे उनको, उनके ऊपर निर्यात कर यानी कि एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दिया गया। ठीक है जी। तो ये जो निर्यात कर है, निर्यात कर, है ना, इसको क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। तो जैसे ही निर्यात कर बढ़ा दिया गया तो जो भारतीय बुनकर थे या फिर जो वस्त्र उद्योग था, परंपरागत परंपरागत वस्त्र उद्योग, ठीक है जी, उद्योग, इसकी स्थिति जो है वो भारत में बिल्कुल एक तरीके से खराब होने लगी। ठीक है। और उसी दौरान, है ना, उसी दौरान आगे चलकर एक गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बुनकरों की इस हालत को देखते हुए ये टिप्पणी देता है कि बुनकरों का जो दुख दर्द है वो इतिहास में अतुलनीय है, उसका तुलना ही नहीं किया जा सकता। और कायदे से अगर देखा जाए तो बुनकरों की हाड़ियों से भारत की धरती जो है वो सफेद हो गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। क्लियर है? क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, भारतीय वस्त्र उद्योग का ह्रास किया जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में, जिससे जो बुनकर वर्ग था वो एक तरीके से बेरोजगार, है ना, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा था, और उसी के संदर्भ में ये स्टेटमेंट विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है जी। अच्छा,
अब जब लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात हो रही है तो आपको मैं चंद चीजें बताते हुए चलूं कि यह गिने चुने गवर्नर जनरल में से है जिसने भारत के संदर्भ में कुछ सकारात्मक कार्य किए हैं। ठीक है जी। तो विलियम बेंटिक को और किन किन चीजों के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, मैं भारत कह रहा हूं, बंगाल नहीं कह रहा। ठीक है जी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पे लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत बना था, तो चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833 से इसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। दूसरी बात कि इसने विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, इसको पारित करवाने में भी जो है इसने बहुत अहम भूमिका निभाई, विडो रीमैरिज एक्ट। तीसरी बात यह कि जब आप अंग्रेजों के समय के भू राजस्व व्यवस्था को देखते हैं, जिसके बारे हमने पिछले क्लासेस में बात कर रखी है, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी व्यवस्था आती है, उसी में से एक व्यवस्था का नाम आता है जिसका नाम था महलवारी व्यवस्था। ठीक है जी। तो 1833 में इसने महलवारी व्यवस्था में भी संशोधन किया था, ये इस कारण भी जाना जाता है। तो 1833 में महलवारी व्यवस्था में संशोधन। ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जाना जाता है और उससे प्रसिद्ध स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया जो बुनकरों के संदर्भ में जो है वो इसने दिया था। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? हाँ, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति, जिस त्रिमूर्तियों का नाम था जोशुआ मार्शमैन, विलियम केरी, विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर या श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्रीराम पुत्रीय के नाम से भी जाना जाता है। वो श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप ऐसे समझिए। देखिए 1813 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 1813 से पूर्व भारत में ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, है ना। मतलब इंग्लिश मिशनरीज 1813 से पहले इंग्लिश क्रिश्चियनिटी को इंडिया में प्रमोट लीगल तौर पे, कानूनी तौर पे नहीं कर सकते थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। 1813 में चार्टर अधिनियम आता है, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813, और इस अधिनियम से ईसाई धर्म को, या ईसाई धर्म कह लें या मिशनरी कह लें, मिशनरी को, है ना, धार्मिक प्रचार के लिए यहां पर प्रचार हेतु आज्ञा दे दी जाती है। ठीक है जी। लेकिन इससे पहले जो है वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है वो इंग्लिश मिशनरीज नहीं कर पाती थी। मैंने क्या बोला, लीगल तरीके से नहीं कर पाती थी, लेकिन इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार करने की कोशिश बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। उसी प्रयास में तीन व्यक्ति, जिनमें से एक का नाम जोशुआ मार्शमैन, दूसरे का नाम विलियम केरी और तीसरे का नाम विलियम वार्ड था, इन तीनों ने मिलकर श्रीरामपुर में अपना गढ़ बनाया। श्रीरामपुर में क्यों बनाया, इसके पीछे भी कहानी सुनिए। तो श्रीरामपुर जो है ना, वो डेनिश सेटलमेंट था। डेनिश, वो अंग्रेजियों का सेटलमेंट नहीं था, डेनिश सेटलमेंट था। ठीक है जी। आपको पता होगा भारत पर जब यूरोपीय शक्तियों का आगमन होना शुरू हुआ तो उसमें अलग अलग यूरोपीय शक्तियां थी, जिसमें पुर्तगाली आए, उसके बाद तो उसी श्रृंखला में फिर फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद तो उसी में से एक वर्ग आया जिसका नाम था डेनिस। तो श्रीरामपुर जो था वो डेनिस सेटलमेंट था। तो इन तीनों ने डेनिस सेटलमेंट को अपना कार्यक्षेत्र चुना। कारण स्पष्ट था कि 1813 से पहले इनको धार्मिक प्रचार करने की आज्ञा
नहीं दी गई थी। क्लियर है? तो इन्होंने किसको चुना? श्रीरामपुर को, और इसी कारण इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है श्रीरामपुर ट्रायो। ट्राय मतलब हो गया तीन, है ना? हिंदी में बोले तो क्या बोला गया यहां पे? श्रीरामपुत्र त्रयी, तीन लोग थे। और इन लोगों ने फिर श्रीरामपुर से एक तरीके से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को शुरू किया। तो ये श्रीरामपुर जो है वो डेनिश सेटलमेंट है, मैंने बताया आपको कहां पर है, बंगाल में है। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, तो ये जब बंगाल में श्रीरामपुर में आए और वहां से इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के तौर पर शुरू किया, तो इन तीनों में सबसे पहले बंगाल में पहुंचने वाला, श्रीरामपुर में पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो था विलियम केरी। ठीक है जी, विलियम केरी। अच्छा, आपको जानकर शायद ताज्जुब हो, ये जो विलियम केरी था वो पेशे से शू मेकर था, जूता बनाने वाला, जूता बनाने वाला। ठीक है जी, ये पेशे से क्या था? जूता बनाने वाला था। ये सबसे पहले श्रीरामपुर पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो 1793 में, 1793 में। और उसके बाद फिर आगे चलकर ये दोनों व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम होता है जोशुआ मार्शमैन, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है विलियम वार्ड, ये दोनों के दोनों फिर से रामपुर पहुंचते हैं। और ये दोनों के दोनों कब पहुंचते हैं? 1799 में, 1799 में। ठीक है जी। और इसमें से जो ये विलियम वार्ड था वो प्रिंटर था, प्रिंट से संबंधित कार्य करता था। और ये जो था ये स्कूल टीचर था, स्कूल शिक्षक। ठीक है जी, तो मार्शमैन क्या था? स्कूल शिक्षक था, है ना? और ये लोग आके फिर जो है वहां पर श्रीरामपुर से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्थिति को प्रारंभ करते हैं। कारण स्पष्ट है, कारण बता चुका हूं क्या कारण था। क्योंकि 1813 से पहले, है ना, कानूनी तौर पर ईसाई धार्मिक प्रचार प्रसार पर पाबंदी थी। तो इन लोगों ने इसी कारण इंग्लिश सेटलमेंट को ना चुनकर श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है उसके डेनिश सेटलमेंट को चुना और वहां से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने का कार्य जो है वो शुरू किया। ठीक है जी, तो यही क्या था? श्रीरामपुर त्रयी, यानी कि श्रीरामपुर ट्रायो, क्योंकि तीन व्यक्तियों की इसमें सहभागिता। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बंगाल। चलिए आगे चलिए। भारत में रेलवे के निर्माण का कारण क्या था? ठीक है, आपको पता होगा कि 1853 में भारत में पहली बार जो है वो रेलवे पैसेंजर ट्रेन चली थी, 1853 में, है ना? किसके समय में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई टू ठाणे। ठीक है जी, 34 किलोमीटर की ये स्थिति थी। ठीक है, तो पहला जो है वो रन यहीं पर किया गया था। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने जो रेलवेज का विकास किया, उस रेलवे के विकास के पीछे का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, कारण क्या 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 था? पहला कारण क्या कह रहा है? ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित वस्तुओं को तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों से कच्चे माल की आपूर्ति। बिल्कुल सही है ना? ये जो मैन्युफैक्चर्ड चीजें बनाकर लाते थे इंग्लैंड से, वो शीघ्र तरीके से भारत के कोने कोने तक पहुंचे, है ना? क्योंकि उनको तो बेचना है, बाजार के तौर पे वो भारत को देख रहे थे। तो जल्दी खपत कब हो पाएगी चीजों की? जब लोगों तक उसकी पहुंच जल्दी होगी। और लोगों की पहुंच जल्दी कब होगी? जब रेलवे कनेक्टिविटी होगी। दूसरी बात, ये तो हो गया विनिर्मित चीजों को, मैन्युफैक्चर्ड चीजों को भारतीय बाजार में बेचना। दूसरी बात यह कि इनको बनाने के लिए कच्चा माल भी चाहिए। तो कच्चा माल में बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें भी जो जल्दी खराब होने की स्थिति में, तो उनका भी क्विक ट्रांसपोर्टेशन, तुरंत वो एक जगह से दूसरे जगह लाया जा सके, तो इसके चलते रेलवे के विकास की स्थिति। ठीक है, तो पहला कारण तो बिल्कुल सही है। दूसरे कारण पे आइए। विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध करना, यह भी कहीं ना कहीं सही है। अगर आप इंडिया को एक यूनिफाइड इंडिया के तौर पे, क्योंकि आपको बतौर प्रशासक यहां कार्य करना है, तो बतौर प्रशासक अगर कार्य करना है तो जितनी जल्दी पूरे देश का राजनीतिक एकीकरण हो जाए,
जितने जल्दी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ जुड़ जाए उतनी जल्दी आपको प्रशासन में सुलभता मिलेगी, है ना। वरना फिर होगा वही कि एक जगह किसी प्रकार का कोई असंतोष होगा तो वो ब्रिटिश हेडक्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते और फिर ब्रिटिश हेडक्वार्टर से वहां सेना आते आते विलंब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक तरीके से भारत का एकीकरण करने में भी रेलवे ने सहायता दी, या उद्देश्य रेलवे का यह भी था, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, आंतरिक विद्रोह व बाह्य आक्रमण के दौरान सेना का तेजी से आवागमन, ये भी कहानी बिल्कुल सही है, ये दूसरे से ही रिलेटेड है ना। अभी अभी मैंने विद्रोह की बात की कि अगर एक क्षेत्र में विद्रोह होता है तो उसका त्वरित तरीके से निवारण तभी हो सकता है जब जल्दी से सेना वहां पे पहुंच जाए, और जल्दी से सेना को पहुंचाने के तौर पर माध्यम के तौर पर रेलवे। ठीक है जी। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल सही हैं जिस कारण भारत में रेलवे का विकास हुआ, है ना। और पहली यहां पर स्थिति 1853 में, ठीक है, मुंबई टू थाने, किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय। क्लियर है जी। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अब लीजिए भैया, अभी अभी डिस्कस हुई थी तो चीजें क्लियर ही हो गई होंगी, कोई बहुत बड़ी चीज तो यहां पर है नहीं। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है? ध्यान से सुनिएगा, किसने कहा है ये पूछ रहा है। किसने कहा है कि भारत में रेलवे की जो स्थापना है वो वास्तव में आधुनिक उद्योग का अग्रदूत है या उसकी जननी है? ठीक है। तो एक साम्यवादी चिंतक हुए, बहुत ही बड़े साम्यवादी चिंतक, कम्युनिज्म के प्रवर्तक, जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है जी। और देखिए, साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है ना जो पूंजीवाद के हर गतिविधि का विरोध ही करता है, क्योंकि पूंजीवाद का एक तरीके से बहुत बड़ा दुश्मन है साम्यवाद, क्योंकि साम्यवाद पूरे समानता की बात करता है जबकि पूंजीवाद जो है वो समाज के एक विशेष वर्ग की बात करता है। क्लियर है। तो कार्ल मार्क्स ने ही रेलवे को ऐसा कहा कि ये रेलवे ही है जिसका भारत में आगमन होने के कारण जो है वो आधुनिक उद्योगों का एक तरीके से आगे चलकर उत्पत्ति भारत में हुई है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का है। दूसरी बात, जब कार्ल मार्क्स की बात चल रही है तो कार्ल मार्क्स ने ही एक और स्टेटमेंट देते हुए ये कहा था कि ये भारत में अंग्रेजों का घुसपैठी था जिसने भारत से हथकरघे और चरखों की स्थिति समाप्त कर दी, है ना। मतलब ये ऐसी साम्यवादी विचारधारक थे जो स्पष्ट तौर पे यह मानते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में घुसपैठ है उसने परंपरागत चरखों को जो है वो एक तरीके से क्या कर दिया, उसका विध्वंस कर दिया। क्लियर है। तो ये तमाम चीजें किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो कार्ल मार्क्स को दिमाग में रखना है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है। जब कार्ल मार्क्स की बात चल ही रही है तो एक और चीज आपको मैं बता दूं। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि इतिहास जो है ना वो वर्ग संघर्ष के कारण चलता है। इसके कारण? वर्ग संघर्ष के कारण। वर्ग संघर्ष के कारण जो है वो इतिहास की स्थिति बनी रहती है। वर्ग संघर्ष क्या है? तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था किसी भी दिए गए ऐतिहासिक समय में दो वर्ग होते हैं समाज में, एक शोषण करने वाला वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, और हमेशा इन दोनों के बीच में टकराहट होती है और उस टकराहट का परिणाम यह होता है कि शोषित हो रहा वर्ग शोषण करने वाले वर्ग को पराजित करता है और इतिहास करवट बदलती है। इसी को उन्होंने क्या बोला? वर्ग संघर्ष। अच्छा, और आगे ये भी बोला कि यह वर्ग संघर्ष की स्थिति इतिहास में तब तक बनी रहेगी जब तक एक राज्यविहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना ना हो जाए। ठीक है। मतलब ये जो क्लास स्ट्रगल है, वर्ग संघर्ष है, ये तब तक चलते रहेगा जब तक कि हम एक ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाएं जहां पर समाज में ना तो किसी प्रकार का कोई राज्य हो ना किसी प्रकार का कोई वर्ग हो, यानी कि आमूल समानता हो। क्लियर है जी। तो यही थे कार्ल मार्क्स जिनका ये प्रसिद्ध जो है वो कथन। ठीक है। चलिए
भारत में आधुनिक पटसन, पटसन बोले तो जूट, जूट मिल कहां पे स्थापित हुई? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत में जो जूट मिल स्थापित होती है वो 1855 में 1855 में स्थापित होती है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, 1855 में जब ये मिल स्थापित होती है तो इसका नाम होता है एकलैंड मिल। तो यहां से ये भी आपको याद रखना है कि पहले पटसन मिल का क्या नाम था? एकलैंड मिल। एकलैंड मिल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके संस्थापक थे जॉर्ज अकलैंड। ठीक है जी, क्या थे? जॉर्ज एकलैंड। क्लियर है? कहां पर स्थापित हुई थी? रिसरा बंगाल में। किसके द्वारा स्थापित हुई थी? जॉर्ज अकलैंड के द्वारा 1855 में। और इस स्थापना में बंगाल के एक पूंजीपति ने भी उनकी मदद की थी जिसका नाम था बाबू बैसुंबर सेन। ठीक है, तो बाबू बैसुंबर सेन की मदद से। क्लियर है? तो रिसरा। अच्छा, कॉटन टेक्सटाइल की क्या स्थिति थी? कपास मिल कहां लगी थी? पहले पिछले क्लास में बता चुका हूं, वो लगी थी मुंबई में। ठीक है जी, जिसका आगे चल के नाम हो गया था बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन मिल है, वो बंबई में। और जो जूट इंडस्ट्री है वो कहां पर? रिसरा बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे आइए। आ- पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहां हुई? ठीक है जी, कहां पे भी? किसकी? लोहा इस्पात बोले तो आयरन एंड स्टील। आप लोगों ने टिस्को का नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1907 में जमशेदपुर में। ठीक है, अब कायदे से जमशेदपुर इस समय में बिहार का ही पार्ट था, नो डाउट। मैं 1907 के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहा। वर्तमान में जब बिहार से झारखंड की स्थिति अलग हुई तब यह जाकर अब जमशेदपुर झारखंड की स्थिति में है, लेकिन 1907 के परिप्रेक्ष्य में यह बिहार का हिस्सा था। ठीक है, तो टिस्को की स्थापना के बाद ही भारत में एक तरीके से किसकी स्थिति शुरू हुई? तो आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थिति शुरू हुई। ठीक है, और जो बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ वो 1913 के बाद से हुआ। टिस्को की स्थापना 1907 में हुई, नो डाउट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। लेकिन मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन आयरन एंड स्टील का 1913 ऑनवर्ड्स है, 1913 के बाद से। क्लियर है? बहरहाल जमशेदपुर पुराने बिहार का पार्ट। ठीक है, तो कायदे से उत्तर क्या होना चाहिए? बिहार में। हालांकि यहां पर ऑप्शन होना चाहिए था वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से झारखंड, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो इसी कारण उस समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बिखरे हुए स्वायत्त गांव के कवच को इस्पात के रेलों ने से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया, ये कथन किसने कहा है? ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टेटमेंट भारत में रेलवेज के आगमन से रिलेटेड है ना। भारत में जब रेलवे लाइन बिछनी शुरू हुई तो अभी अभी आपने देखा कि अलग अलग चिंतकों में जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि ये जो रेलवे है ये आधुनिक उद्योग की अग्रदूत के तौर पर है, जननी के तौर पर है। दूसरे चिंतक थे बुकानन। इनका ही ये प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि भैया जो बिखरे हुए स्वायत्त गांव थे उस गांव रूपी कवच को इस्पात के रेलों ने क्या किया है? छेद दिया है। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट किसका है? बुकानन का है, दिमाग में रखना है। और डलहौजी से कंफ्यूज नहीं करना है, डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन जरूर बिछी थी, लेकिन क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड है तो उत्तर क्या हो जाएगा? बुकानन। क्लियर है? चलिए
ये स्टेटमेंट भी भैया बहुत द्वारा जो है वो डिस्कस किया गया है। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था, पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। क्या कहना है इस स्टेटमेंट का? कि यहां के राजे रजवाड़े जो कर लेते थे, उस कर का भुगतान वापस भारतीय सरजमी पर होता था, लेकिन जो इंग्लैंड इंडिया से डेट लेता था, कर्जा लेता था, उसका भुगतान इंडिया में ना होकर इंग्लैंड की सरजमी पर ही होता था। है ना? ये स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि स्टेटमेंट किनका है? रोमेश चंद्र दत्त का स्टेटमेंट है। और इनकी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज, विक्टोरिया के काल में भारत का आर्थिक इतिहास। क्लियर है? आरसी दत्त का ये स्टेटमेंट। दादा भाई नौरोजी का आप जानते ही हैं, इनका क्या है? ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, कि भारत से जो है वो धन की एक तरीके से एक तरफा निकासी हो रही है और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है, उसमें से पुस्तक का नाम क्या है? पोवर्टी, यानी कि गरीबी और भारत में गैर ब्रिटिश शासन, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेख इनका क्या है? इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। बहरहाल ये कथन किससे संबंधित है? आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त से। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला भी स्टेटमेंट ही है। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती हैं और टेम्स के तट पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती हैं। टेम्स नदी का नाम है और इसी नदी के किनारे स्थित है लंदन। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है इस व्यक्ति का? कि भैया हमारी जो शासन पद्धति है भारत में ना, वो स्पंज की तरह है। वो गंगा के क्षेत्र से यानी कि भारत से सभी अच्छी चीजों को अवशोषित करती है और उसे जाकर गिरा कहां देती है? इंग्लैंड में। मतलब वही इनडायरेक्टली क्या बताना? कि भारत से धन का निकास हो रहा है किस तरफ? इंग्लैंड की तरफ। अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें तो आपको इस स्टेटमेंट के जो ये स्टेटमेंट जिनके द्वारा दी गई है, आप उन तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है? हमारी पद्धति। किनकी पद्धति ऐसी थी कि वो भारत से चीजों का अवशोषण करती थी, अवशोषित करती थी और इंग्लैंड में जाकर जो है वो उसका फायदा देती थी? इंग्लिश, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अगर कोई स्टेटमेंट के शुरुआत में ही ये बात बोल रहा है कि हमारी पद्धति, इसका मतलब वो निश्चित रूप से कौन सा होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित व्यक्ति होगा, एक ब्रिटिशर होगा। है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है वो किससे संबंधित है? जॉन सुल्लिवान से। ठीक है जी, चलिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए? ठीक है, पुराने क्लासेस में आपको बता रखा हूं, वापस से आपको बता देता हूं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वक्त था 29 मार्च 1931। 29 मार्च 1931 कांग्रेस का सत्र बुलाया गया था कराची में, कराची सत्र। इसकी अध्यक्षता की थी
वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, या इस अध्यक्षता को या इस कराची सत्र को बुलाने का मूल कारण क्या था? मूल कारण यह था कि गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था, बेसिकली कांग्रेस के पटल पर उसी समझौते को स्वीकृति देने के लिए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने 1931 में 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ समझौता तो कर लिया, जिस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण स्थगित कर दिया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। बता चुका हूं पुराने क्लासेस में। ठीक है, तो उसी समझौते को कांग्रेस के पटल पर स्वीकृति देने के लिए यह अधिवेशन बुलाया गया था कराची का। तो मूल कारण क्या था? मूल कारण था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य या गांधी इरविन के मध्य हस्ताक्षर किए गए समझौते को स्वीकृति देना, यह मूल कारण था। लेकिन यह अन्य भी चीजों के लिए जाना जाता है, जिसमें चीज क्या है कि पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकार, है ना, फंडामेंटल राइट्स की बात को स्वीकारा। और दूसरी बात कि यहां पर राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, जिसका की लेखा तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद ने, है ना, नेशनल इकोनॉमिक प्लान, जिसका लेखा किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उसको भी कांग्रेस ने स्वीकार लिया। क्लियर है? तो मूल कारण था गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर किया गया है उसको एंडोर्स करना, है ना, उसको स्वीकृति प्रदान करना कांग्रेस के पटल पर इसके साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण कार्य हुए। फंडामेंटल राइट्स के प्रावधानों की स्वीकृति मिली और साथ में नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, इसके ऊपर भी बात की गई, जिसका कि ड्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। क्लियर है? तो कौन सा सत्र है? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? अभी अभी बताया हूं कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, चलिए। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सम्मिलित कीजिए। आइए करते हैं। आप लोगों ने अकाल का नाम सुना है? अकाल अंग्रेजी में कहते हैं फेमिन, है ना। जब किसी भी प्रकार की खेती उस तरीके से ना हो और लोग भूख से मरने लगे तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? अकाल। इस अकाल को लेकर अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग समय पे अलग अलग आयोग बनाए गए, जिस आयोग ने अकाल से बचने के लिए और अकाल के दौरान क्या कदम उठाए जाएं कि लोगों की मृत्यु कम से कम हो, इसके लिए अनुशंसाएं दी। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न आपके पास आया है कि कौन सा आयोग किसके समय में बना था, यानी कि उस आयोग के बनने के समय में निम्नलिखित में से कौन भारत का वाइसराय था। अब ध्यान से सुनिएगा। भारत में प्रथम अकाल आयोग जो बना है, फर्स्ट फेमिन कमीशन, वो था स्ट्रेची कमीशन, स्ट्रेची आयोग, है ना। और ये कायदे से बना था 1978 में। क्लियर है? 1978 नहीं भैया, 1878 में। तो पहले तो इसको आप 1878 कीजिए। क्लियर है? ये याद रखना है, फर्स्ट फेमिन कमीशन था, प्रथम अकाल आयोग। किसके समय में बना था? लिटन के समय में। ठीक है, और इसी स्ट्रेची आयोग के द्वारा एक कोड दिया गया जिसको फेमिन कोड कहते हैं, है ना, फेमिन कोड। तो फेमिन कोड इसके द्वारा दिया गया कब? 1883 में, 1883 में। क्लियर है? तो पहला आयोग बन गया किसके समय में? लिटन के समय में। बहुत बढ़िया। अब इसको हटा रहा हूं या यहीं लिख रहा हूं? प्रथम हो गया। अब आइए द्वितीय, सेकंड अकाल आयोग।
या कायदे से कहें तो सेकंड फेमिन कमीशन, फेमाइन कमीशन। क्लियर है? ये जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में बना उसका नाम था जेम्स लल्याल या लेयाल। क्लियर है? किसके समय में? लॉर्ड एल्गिन के समय में। ठीक है, और समय आपको दे ही दिया गया है, कब? 1897 में। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा जो आयोग था वो बना था मैकडोनल आयोग, मैकडोनल कमीशन, थर्ड फेमिन आयोग के तौर पे, है ना? किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। क्लियर है? लॉर्ड कर्जन के समय में। और ये जो उडहेड आयोग है, ये उडहेड आयोग बना था लॉर्ड वेबल के समय में। इसके संदर्भ में याद रखिएगा कि 1942 में, 1942 में बंगाल में खतरनाक अकाल पड़ा था। 1942, है ना? कायदे से 42 43। तो ये जो बंगाल फेमिन आया था, बंगाल में जो भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, उसी की समीक्षा और जांच करने के लिए ये उडहेड आयोग बना था 1943-44 में। किसके समय में? लॉर्ड वेबल के समय में। तो प्रथम कौन है? स्ट्रेची आयोग, लिटन के समय में 78 में बना। 83 में क्या दे दिया? फेमिन कोड। दूसरा एल्गिन के समय में 1897 में, है ना? जेम्स लल्याल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तीसरा एंटोनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में बना 1900 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। और जो उडहेड आयोग है, इसने बंगाल के सूखे की समीक्षा करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। क्लियर है? किसके समय में? तो वेबल के समय में। मतलब 1 2 3 और 4 ये सब सही ही मिले हुए। ठीक है जी, चलिए। अभी अभी जस्ट बताया, उडहेड आयोग बताया था ना, 1943-44 में। तो उडहेड आयोग ने क्या, किसके लिए बना था? क्योंकि 42-43 में कहां पर अकाल पड़ा था? अभी अभी जस्ट पता है आपको, कहां पड़ा था? बंगाल में। ठीक है, और इससे संबंधित जो आयोग है उसका नाम आपको पता ही है, उडहेड कमीशन। अभी तुरंत बताया है, उडहेड आयोग। किसके समय का? लॉर्ड वेबल। क्लियर है? चलिए। ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए? जूट, पटसन, आपने अभी अभी देखा इसकी फैक्ट्री लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? बंगाल में। एकलैंड मिल था नाम। कोयला, रानीगंज में, है ना? लोहा और इस्पात, किसको का नाम आपको याद होगा? सूती कपड़ों से संबंधित पहला मिल कहां लगा था? बंबई में। मशीनों के पुर्जे नहीं, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अंग्रेजों के समय में या ब्रिटिश के समय में तो ये धंधा के तौर पे नहीं था। तो इसको छोड़कर, मतलब 1 2 3 और 5 देखिए है कहीं पर? बिल्कुल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। अब ये भी बहुत बार बात हो चुकी है। 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होगा 1938 में कांग्रेस का कौन सा सत्र होता है? हरिपुरा सत्र। ठीक है, इस हरिपुरा सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और इस अध्यक्षता की खास बात यह होती है कि इसी दौरान एक राष्ट्रीय योजना समिति बनती है। राष्ट्रीय योजना समिति
जिसके प्रथम अध्यक्ष के तौर पे चुने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यही राष्ट्रीय योजना समिति स्वतंत्रता के बाद बन जाती है प्लानिंग कमीशन, यानी कि योजना आयोग। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसी का फिर किसमें तब्दील हो जाना, नीति आयोग में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, बहुत अच्छी बात। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता फेमिन कोड, याद होगा आपको, स्ट्रेची आयोग अभी बताया था, और स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा पर 1883 में कौन सा आयोग बनना, फार्मिन नहीं है, फेमिन है ना, अकाल से संबंधित संहिता बनना। ठीक है, थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, किस आयोग की अनुशंसा पे, स्ट्रेची आयोग की अनुशंसा पर। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात। भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का शुभारंभ किसके समय में हुआ, तो याद रखना है आपको, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत है उसका श्रेय उसी व्यक्ति को जाता है जिसके समय में कायदे से अगर देखा जाए तो पहला जनगणना यानी कि पहला सेंसस भी हुआ था। मैं बात कर रहा हूं किसका, लॉर्ड मायो का। क्लियर है, तो लॉर्ड मायो के समय में ही जो है इसकी स्थिति हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मायो क्यों जाने जाते हैं और बता ही दिया आपको, प्रथम जनगणना। क्लियर है, वो भी इन्हीं के समय। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, प्रथम जनगणना अगर पूछे तो लॉर्ड मेयो आप उत्तर देंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रथम व्यवस्थित तरीके की जनगणना वो हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। तो अगर केवल प्रथम जनगणना करके पूछे तो मेयो मेयो दे देंगे आप, लेकिन अगर प्रथम व्यवस्थित पूछे तो आपको वहां पर लॉर्ड रिपन देना पड़ेगा और ईस्वी देनी पड़ेगी 1881। ठीक है जी, चलिए। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ, पहले रेलवे बजट को एक तरीके से क्या किया जाता था, जनरल बजट, सामान्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, 1925 1925 के बाद जो है वो इसको पृथक रूप से, मतलब सामान्य बजट से पृथक रूप से रेलवे बजट को पेश किया जाने लगा। ठीक है, तो पृथकीकरण कब हुआ, 1925 में। ठीक है जी। ब्रिटिश नागरिकों को, किसको, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति दी गई थी, किसको, ब्रिटिश नागरिकों को। ये वही वर्ष है जिस वर्ष कायदे से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ या किसी भी प्रकार का व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त किया गया। क्लियर है, अब व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की बात जैसे ही आएगी तो आपका दिमाग चले जाना चाहिए, पूर्ण रूप से मैं बात कर रहा हूं तो चला जाना चाहिए दिमाग आपका कहां, 1833। ठीक है, तो 1833 में ही अगर आप कायदे से देखें तो जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको भारत में जमीन खरीदकर बसने की जो है वो स्थिति प्रोवाइड कराई गई। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अभी अभी जस्ट बात हुई है शुरुआती प्रश्नों में ही, इसके लेखक कौन है, रोमेश चंद्र दत्त। ठीक है जी, जिन्होंने वही स्टेटमेंट दिया था कि भारत के राजा जब यहां से कर्ज अवशोषित करते थे तो यहीं के जमीन पे गिराते थे, लेकिन जब अंग्रेज कर्ज लेने लगे तो उसकी वर्षा केवल इंग्लैंड में होती थी। आरसी दत्त का ही स्टेटमेंट है, रमेश चंद्र दत्त। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। भारत में इस्पात यानी कि स्टील प्रोडक्शन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, अभी टिस्को वाला टॉपिक जब बता रहा था तो बताया था कि टिस्को की स्थापना 1907 में तो हो गई, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो है वो मास प्रोडक्शन की जब बात आएगी तो वो किसके बाद आएगी, 1913, है ना, 1913। क्लियर है, अंग्रेजी घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ दिया और चरखे को नष्ट कर दिया। अभी शुरुआती दौर के स्टेटमेंट में बताया था कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, बहुत ही प्रसिद्ध साम्यवादी चिंतक जिनकी पुस्तक है दास कैपिटल,
जिन्होंने ये भी कहा कि इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष के कारण आगे बढ़ती है। किसकी बात की जा रही है? कार्ल मार्क्स की। जिन्होंने यह कहा कि भारत में रेलवे का आगमन है ना आधुनिक उद्योगों की जननी के तौर पर है। क्लियर है? उन्हीं का यह स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों के अनिष्ट की संज्ञा दी? तो दादा भाई नौरोजी की बात जब भी कभी भी आएगी तो बात आनी चाहिए धन के निकास की, ड्रेन थियरी ऑफ वेल्थ की, है ना, कि भारत से जो है वो भारत से जो है वो इंग्लैंड की तरफ धन का एक तरफा निकासी हो रहा है। क्लियर है? और इसी कारण धन के निकास को, ड्रेन थियरी को, ड्रेन ऑफ वेल्थ को उन्होंने क्या कहा कि ये अनिष्टों का अनिष्ट है। क्लियर है? इनकी पुस्तकों भी का भी डिस्कशन हमने किया ही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। क्लियर है? चलिए, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में क्या होता है? तो क्लैश होता है। ये स्टेटमेंट JL नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है जी, चलिए। तो ये थे आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्य 25 प्रश्न जो आपके साथ साझा किए गए, डिस्कस किए गए। उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा, आपने पॉइंटर्स के तौर पे चीज़ों को लिखा होगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।